पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका अशोक का शस्त्र त्याग। यानी हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या है हिंदुस्तान के बहुत बड़े सम्राट थे अशोक, और वो बहुत सारा मतलब क्या सर आपका जंग लड़े थे। लेकिन कलिंगा का जंग लड़ने के बाद मतलब क्या है उस उनके ऊपर उस जंग का इतना प्रभाव पड़ा कि इतना सारा मृत्यु हुआ। ये क्या चीज़ के लिए? बस एक ज़मीन का टुकड़ा को मतलब क्या हासिल करने के लिए। तो उसके बाद फिर वो क्या है सर आपका जंग लड़ना छोड़ दिए। उसी चीज़ को कहा जाता है अशोक का शस्त्र त्याग। तो आइए आज हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका अशोक के शस्त्र त्याग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये नाटक की तरह मतलब क्या है कहानी को लिखा गया है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका लिखा गया है पहला दृश्य। यानी आप समझिए नाटक हो रहा है और नाटक को बैठ के इंसान मतलब क्या कर रहा है सर आपका देख रहा है। तो पहले सीन को मतलब क्या सर आपका डिस्क्राइब किया गया है, पहला दृश्य का वर्णन किया गया है। हम लोग जानते हैं कि अशोक क्या थे, मगध के महाराजा थे, मगध के सम्राट थे। एक मैदान में मगध, अच्छा सॉरी 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 सबसे पहले हम लोग का काम ये है कि जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उस चैप्टर के मतलब क्या आपका शब्दार्थ को पढ़ लीजिए। तो वो चैप्टर के शब्दार्थ को पढ़ने के बाद उस चैप्टर को मतलब क्या है पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पताका, पताका का मतलब क्या होता है ध्वज, पताका का मतलब क्या होता है सर आपका झंडा। तो आप देखे होंगे जब भी जंग होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका आर्मी के हाथ में मतलब क्या होता है पताका होता है फौज के हाथ में, और फौज के हाथ में क्या होता है झंडा होता है, एक ही बात है। दुग्र, दुग्र का मतलब क्या होता है किला, और मतलब आर्मी स्टे कहाँ पे करता है किला ही में स्टे करता है, और जब जंग लड़ना होता है तो किला से मतलब क्या होता है बाहर आके मैदान में आता है। शपथ, शपथ का मतलब क्या होता है कसम। वीरांगनाएं, वीर नारियों को कहा जाता है वीरांगनाएं। भागिनी, भागिनी का मतलब क्या होता है बहन। लालसा का मतलब क्या होता है चाहत, लालसा का मतलब क्या होता है इच्छा। पूर्णहुति, पूर्णहुति मतलब क्या होता है सर आपका समापन। प्रतिज्ञा मतलब क्या होता है सर आपका प्रण। अब हम लोग आते हैं पहले दृश्य में। यहाँ पे 3 दृश्य है तो 3 दृश्य में से पहला दृश्य पढ़ लेते हैं। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे थे, यानी कि कैंप लगा हुआ था। क्योंकि सेना मतलब सेना कहाँ पे रहता है सर आपका सेना रहता था कैंप में। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। मतलब सैनिकों का भी शिविर होता था और सम्राट का भी शिविर होता था। हाँ, सम्राट का शिविर अगर है तो सम्राट की तरह लगेगा, सैनिकों का शिविर अगर हो तो सैनिकों की तरह लगेगा। संध्या बीत चुकी है, यानी शाम हो चुकी है। अशोक में सॉरी आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपनी शिविर में अशोक चिंता मग्न अवस्था में अपने आसन पर बैठे हैं। तो ये क्यों बताया गया, ताकि आप सीन को मतलब क्या है अपने माइंड में आंख बंद करके इमेजिन कर पाएँ। इमेजिन कीजिए मगध का मैदान है, इमेजिन कीजिए उसमें बहुत सारा मतलब क्या कैंप है। इमेजिन कीजिए कैंप में मतलब क्या सर आपका सेना है, मतलब सेना है। और इमेजिन कीजिए कि उस कैंप के बीच में, उस शिविर के बीच में एक मतलब क्या सर आपका बड़ा सा शिविर है, जिसके अंदर मतलब क्या सर आपका इससे पहले ये इमेजिन कीजिए कि मतलब क्या सर आपका शाम हो चुका था, शाम हो के फिर मतलब क्या रात हो चुका, आसमान में मतलब क्या तारे निकल चुके हैं, और सारे शिविर के बीच में, सारे कैंप के बीच में एक बड़ा सा मतलब क्या शिविर है, एक बड़ा सा कैंप है। और उस बड़े से कैंप के अंदर मतलब सिंहासन है, और सिंहासन पे सम्राट अशोक बैठे हैं। और सम्राट अशोक लेकिन मतलब क्या है मतलब चैन से नहीं बैठे हैं, वो परेशान हैं, वो कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, चिंता में मग्न हैं। अब अशोक सोचते हुए 4 वर्ष से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं जा सका है। चलिए यहाँ पे इस लाइन में हम लोग को एक क्वेश्चन मिला और क्वेश्चन का आंसर मिला। क्वेश्चन क्या है, अगर ये पूछा जाएगा कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा है,
या कलिंग का युद्ध कितने समय से चल रहा है? तो जवाब क्या दिया जाएगा सर आपका? कलिंग का युद्ध 4 वर्षों से चल रहा है। तो वाकई में चिंता का बात है कि 4 वर्ष से इतना महान सम्राट एक युद्ध लड़ रहा है, लेकिन छोटा सा किंगडम को मतलब वो फतह नहीं कर पाया, वो हासिल नहीं कर पाया। तो अशोक सोचते हुए 4 वर्ष से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं और आज भी हम असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? तो चिंता करते हुए अशोक बोले कि 4 वर्ष बीत चुका है, लेकिन आज भी हम लोग कलिंग को पूरी तरह से मतलब क्या जीत नहीं पाए हैं। इस तरफ के भी लाखों लोग मारे गए, उस तरफ के भी लाखों लोग मारे गए, इस तरफ के भी लाखों लोग घायल हुए, उस तरफ के भी लाखों लोग घायल हुए, लेकिन आज भी हम असफल हैं। तो इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है? इवेंचुअली इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है? द्वारपाल, जो द्वार में खड़ा रहता है वो मतलब क्या होता है? द्वारपाल होता है। सिर झुकाकर महाराज, मतलब द्वारपाल सिर झुकाकर आया और बोला, महाराज संवाददाता आना चाहता है। यानी जो खबर लेके आता है वो होता है संवाददाता, और संवाददाता आना चाहता है। तो संवाददाता मतलब उस माने में होता था, पहले आपको अगर सम्राट से मिलना है, महाराज से मिलना है, राजा से मिलना है, तो पहले आपको द्वारपाल के द्वारा राजा के पास, सम्राट के पास संदेश भेजना पड़ता था। और अगर राजा आज्ञा दे तो आप राजा से आके मिल सकते हैं, सम्राट से आके मिल सकते हैं। अगर आज्ञा ना दे तो आप नहीं मिल सकते हैं। तो द्वारपाल सर झुकाकर आकर बोला कि संवाददाता आना चाहता है। अशोक, उसे भीतर बुलाओ। संवाददाता प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय हो। गुप्तचर शुभ समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अब देखिए होता क्या था कि एक राज्य चलाना अगर है तो आपको उस राज्य के बारे में कोने कोने का खबर होना चाहिए। और अशोक तो महाराजा थे, तो वो महाराज्य चलाते थे, तो अशोक के मतलब क्या, अशोक को भी पूरा महाराज्य का खबर मतलब क्या होना चाहिए था। तो खबर रखने के लिए गुप्तचर होते थे, जिसको आज के ज़माने में लोग बोलते हैं स्पाई। तो अशोक का मतलब संवाददाता ये खबर लेके आया है कि संवाददाता के पास गुप्तचर ये खबर लाया था कि कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं। तो आमतौर पे ऐसा होता था कि जब भी किसी युद्ध में राजा मर जाता था, तो जिस सेना का राजा मरा है वो सेना मतलब कि युद्ध हार जाता था और उसका सेना हार मान लेता था। तो संवाददाता ये खबर लेके आया कि कलिंग के महाराज मारे गए हैं। तो फिर क्या है, जीत जाना चाहिए था अशोक को। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं इस बात से अशोक को खुशी तो हुआ, लेकिन आगे देखिए, तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता शांत खड़ा रहता है। होना तो यही चाहिए था कि अगर अशोक का और कलिंग का लड़ाई चल रहा है और कलिंग के महाराज मतलब क्या मारे गए हैं, तो कलिंग की सेना को हार मान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो संवाददाता शांत थोड़े खड़ा रहता। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, क्या बताऊं महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। यानी अगर कलिंग का सेना हार मान लेता तो किला का दरवाज़ा खोल देता, किला का फाटक खोल देता। दुर्ग का मतलब किला होता है। लेकिन संवाददाता क्या बोला कि आज भी किला का दरवाज़ा बंद है। फिर किस मुंह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया? यानी कलिंग को अभी भी अशोक का सेना जीत नहीं पाया। अगर अशोक का सेना कलिंग जीत जाता तो होता क्या, कलिंग का दुर्ग का फाटक खुल जाता। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उच्च स्वर में, बंद है तो खुल जाएंगे। जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन
मैं स्वयं करूँगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। तो अशोक मतलब क्या गुस्सा हो गया, अपना वॉइस को मतलब क्या रेस किया और वॉइस को रेस करके बोला कि कल तो कलिंग का फाटक खुल के रहेगा। क्यों खुल के रहेगा? क्योंकि अब सेनापति सेना को मतलब क्या असर आपका लीड नहीं करेगा, संचालन नहीं करेगा। अब सेना का संचालन करेगा खुद सम्राट अशोक। तो ये होने के बाद मतलब क्या पहला सीन ख़त्म, पहला दृश्य मतलब क्या ख़त्म। अब हम लोग मतलब क्या करते हैं, दूसरे दृश्य में क्या करते आते हैं। तो जिस तरह पहला सीन का नरेशन स्टार्ट होने से पहले सीन को डिस्क्राइब किया था, तो दूसरा सीन का नरेशन स्टार्ट होने से पहले ज़रा सा दूसरा सीन को शायद डिस्क्राइब किया है। दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सवेरे सवेरे शस्त्र सज्जित यानी पूरा आर्मर पहने हुए अशोक घोड़े पर सवार होकर सेनापति के साथ कलिंग दुर्ग के सामने पहुंचते हैं। ये कलिंग का फाटक खुलाना है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। अगर जीत जाता तो हर दुर्ग पर, हर किले पर मगध का पताका फैलाता, लेकिन आज भी मतलब क्या नहीं जीत पाया, तो कलिंग का ही पताका फैला रहा है, झंडा फहरा रहा है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, यानी कलिंग हार नहीं मान रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें, यानी कि वादा करें कि या तो हम कलिंग के तुर्क पर अधिकार कर लेंगे, यानी कि कब्जा कर लेंगे, या सदा के लिए मृत्यु का वरण कर लेंगे। यानी आज तो या तो हम लोग जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे, अब बहुत हो चुका। तभी दुर्ग का फाटक खुलता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, क्योंकि अब तक दुर्ग अगर नहीं खुला था तो अब दुर्ग क्यों खुला है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। यानी जंग में क्या हुआ था, कलिंग के सारे मतलब क्या पुरुषों का मतलब सारे पुरुष मर चुके थे, लेकिन वहाँ की स्त्री भी मतलब क्या थी, इतनी वीर थी कि जब सारे पुरुष मर चुके हैं तो वो लोग मतलब क्या है, खुद आर्मर पहन के युद्ध करने के लिए आ गई। सेना के आगे सैनिक भेष में एक वीरांगना है जो साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। तो यहाँ पे अगर पूछा गया है कि कलिंग महाराज की पुत्री का नाम क्या था, तो कलिंग महाराज की पुत्री का नाम पद्मा था। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध यानी हैरान हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। अब पद्मा संबोधित करते हुए मतलब वो अपना जैसे अशोक अपना सेना को संबोधित किया था, हौसला बढ़ाया था, उसी तरह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा भी अपना सेना का हौसला बढ़ा रही है। संबोधित करते हुए, बहनों यानी बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भागिनी, यानी तुम वीर बेटी हो, वीर बहन हो और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी सेना से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो, यानी वादा करो, तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को परतंत्र होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अगर
किसी राज्य के ऊपर दूसरा राजा का राज्य हो जाता है तो वो परतंत्र बन जाता है, गुलाम बन जाता है, तो वो क्या बोली कि तुम लोगों के लिए बेहतर ये है कि परतंत्र राज में रहने से अच्छा है कि तुम लोग मर जाओ और हम लोग मतलब क्या मर जाएं, यानी बलिदान दे दे अपने जान का। अब अशोक, उसको बहुत हैरानी हुआ। अशोक स्वयं से यानी अपने आप से बात करे, किसी और से बात नहीं कर रहा है। यह कौन स्त्री है? क्या साक्षात साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? वहाँ चंडी लिखा हुआ था शायद, तो चंडी मतलब भी दुर्गा होता है और यहाँ तो दुर्गा नाम ले ही लिया। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, यानी ये जो सामने मतलब कलिंग महाराज की पुत्री है वो तो स्त्री है, उसका सारा का सारा सेना भी मतलब स्त्री से बना हुआ है। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा या मारना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? यानी अशोक का एक रूल था कि वो मतलब क्या असर आपका स्त्री के साथ युद्ध नहीं करता था, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। तो वो बोला कि हमको जीत नहीं चाहिए, हमको स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, स्त्री से युद्ध मतलब क्या करना नहीं करना है। और फिर वो जाके मतलब वो स्त्री से पूछा, यानी पद्मा से पूछा, तब तो उसको नाम नहीं पता था पद्मा है, तुम कौन हो? तो पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। और जब वो बात कर रही थी उसको भी नहीं पता था कि अशोक से बात कर रही है। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे दाव दाव युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी मैं ही हूँ, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। यानी अशोक मतलब क्यों नहीं? शास्त्र में लिखा हुआ था कि मतलब महिला के ऊपर, स्त्री के ऊपर आप शस्त्र का प्रयोग यानी हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जब अशोक बोला कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, तो पद्मा पूछी क्यों महाराज? तो अशोक बोला कि शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। यानी बहुत से लोग जिनका हत्या किया गया था वो अपराधी नहीं थे, तो ये भी तो शास्त्र नहीं बोलता है कि निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो। तो शास्त्र ये भी तो नहीं बोलता है कि अपना बस डिज़ायर पूरा करने के लिए लाखों माँ के बेटे को मतलब क्या करो, मार दो। लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, इसका मतलब ये हुआ कि लाखों स्त्रियों को बेवा बना दो, ये भी तो नहीं बोला शास्त्र। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। यानी वो ये बोल रही है कि मैं तुमसे शास्त्र का ज्ञान लेने नहीं आई हूँ, शस्त्र यानी कि हथियार से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। यानी तुमको हत्या करना है तो हमसे लड़ो, मेरा भी हत्या करो। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेता है। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, यानी आपके अंदर जो युद्ध का इतना चाह है तो आज हम उसको पूरा करेंगे। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देता है। तो मतलब क्या, उसके हाथ में शस्त्र जो था वो शस्त्र को नीचे फेंक दिया, तलवार को नीचे फेंक दिया। पद्मा, ये क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें
नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ, काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। तो यहाँ दूसरा दृश्य मतलब क्या है, खत्म हो चुका। दूसरा सीन खत्म हो चुका। अब हम लोग मतलब क्या करते हैं, तीसरा सीन में आते हैं। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध धर्म को फैलाने वाले को मतलब क्या बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। और अशोक और उनके साथ जो सरदार थे वो लोग सब मतलब क्या पीला वस्त्र, पीला कपड़ा धारण करके हैं, और उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। और ये सीन है। अब सीन में क्या हो रहा है देखिए। बौद्ध भिक्षु अशोक से कह रहे हैं, कहो कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यानी मैं वचन लेता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। यानी हम वॉयलेंस नहीं करेंगे, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा। प्रजा का मतलब राजा, राजा के राज्य में जो भी होता है उसका प्रजा होता है, तो राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की भलाई के लिए काम करे। जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा। जब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। और बोलना ये चाहता है कि सिर्फ इंसान को नहीं, जितना भी प्राणी है वो सबको सुख पहुँचाने के लिए वो मेहनत करेगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, ये मतलब क्या है, बौद्ध भिक्षु कहें अशोक से कि कहो। तो अशोक क्या कहने लगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी कही सभी आज्ञा का पालन करूँगा। यानी वो कहा कि मेरे अंदर जितना शक्ति है अपना पूरा शक्ति लगाकर इस आज्ञा का पालन करने की कोशिश करूँगा। बौद्ध भिक्षु, बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। अब ये बात देखिए, शरण में तो सिर्फ उसका आना चाहिए जिसने मतलब क्या है सर आपका इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। तो बुद्ध मतलब क्या है सर आपका इस ब्रह्मांड की सृष्टि तो नहीं किए थे, तो बुद्ध के शरण में तो मतलब क्या नहीं आना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या बोला कि बुद्ध के शरण में वचन करो कि मतलब ये प्रण लो कि तुम बुद्ध के शरण में आते हो, प्रण लो कि तुम धर्म के शरण में आते हो, प्रण लो कि तुम संघ यानी वो संगठन जो उसके शरण में आते हो। सभी एक साथ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पाठ खत्म हो चुका। तो ये पाठ कौन लिखा है सर आपका, वंशीधर श्रीवास्तव। और यहाँ पे नैतिक मूल्य क्या है सर आपका, मूल्य हमें अहिंसा परमो धर्म, अच्छा सॉरी, अहिंसा परमो धर्म एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। चलिए, तो ये अशोक का शस्त्र त्याग चैप्टर खत्म हो गया।